नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का महापर्व आज तीसरे और अंतिम चरण में 7 जिलों की 40 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से होगा मतदान। 415 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। हरियाणा के पलवल में पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। वहीं कांग्रेस भी विजय संकल्प यात्रा के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटी। बीएसपी समेत अन्य पार्टियां भी लगा रही हैं एड़ी चोटी का जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होल्नेस के साथ करेंगे प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी ने कसा शिकंजा। सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने मूडा आयुक्त को पत्र लिखकर 14 प्लॉट वापस लौटाने की पेशकश की। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया शुरू। लेबनान ने पिछले 24 घंटों में 95 लोगों के मारे जाने की दी जानकारी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और अंतिम चरण का मतदान होना है। 40 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं। 7 जिलों के 40 सीटों में 24 सीटें जम्मू संभाग की हैं तो 16 सीटें कश्मीर संभाग की। राज्य में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। इस चरण में 39,18,000 से ज्यादा मतदाता 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तीसरे चरण में मतदान के लिए 5,060 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। इधर हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलवल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक चरण में सभी 90 सीटों पर मतदान होना है। मतों की गिनती और चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा के चुनावी रण में भाजपा के दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी नेता राज्य में चुनावी रैली कर मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पानीपत शहरी और समालखा की बापौली में रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस भी विजय संकल्प यात्रा के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य में कल से चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। राहुल गांधी की कल से शुरू हुई हरियाणा विजय संकल्प यात्रा आज झज्जर के बहादुरगढ़ पहुंचेगी। सोनीपत के 5 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए ये यात्रा गोहाना पहुंचेगी। वहीं भूपेंद्र हुड्डा और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अनाज मंडी समालखा में रैली को संबोधित करेंगे। इधर बसपा सुप्रीमो मायावती आज राज्य के यमुनानगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भी राज्य के मतदाता को साधने के लिए राज्य भर में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में बसपा और इनेलो का गठबंधन है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगी। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होल्नेस आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। डॉक्टर होल्नेस की यह पहली भारत यात्रा है। वे 4 दिवसीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। जमैका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। डॉक्टर होलनेस की यात्रा के साथ भारत और जमैका अपने मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए तैयार है। उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग गहरा होगा और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। जमैका की विकासात्मक परियोजनाओं के समर्थन में भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। व्यापार और निवेश के मोर्चे पर दोनों देशों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी ने मूडा स्कैम मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद हलचल तेज कर दी है। इस बीच सिद्धारमैया की पत्नी बीएन पार्वती ने मूडा यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को पत्र लिखकर 14 प्लॉट वापस करने की पेशकश की है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से उन्हें आवंटित 14 भूखंडों को रद्द कराकर मुआवजे वाले प्लॉट को वापस करना चाहती हैं और वह इन भूखंडों का कब्जा भी मैसूर शहरी विकास को वापस सौंप रही हैं। उन्होंने मूडा के इस बारे में जल्द से जल्द कदम उठाने को भी कहा है। सीएम की पत्नी ने यह कदम लोकायुक्त पुलिस के बाद प्रवर्तन निदेशालय के भी मामला दर्ज करने के बाद उठाया है। गौरतलब है कि मूडा घोटाला एक गंभीर मामला है जिसमें सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण और संपत्ति के गलत उपयोग का आरोप है। इस मामले में ईडी की संभावित कार्रवाई कर्नाटक की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है, खासकर तब जब सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। घोटाले के आरोपों और जांच के बीच उनकी राजनीतिक छवि और सरकार की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। इधर नेपाल की बाढ़ बिहार में तबाही लेकर आई है। कोसी नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर राज्य में कहर बरपा रहा है। राज्य के 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 7 तटबंध टूट चुके हैं। इस वजह से उन इलाकों में भी बाढ़ का पानी आ गया है जहां बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई। बिहार में राहत और बचाव अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। बिहार सरकार की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने भी मदद के हाथ आगे बढ़ाए। तमाम एजेंसियां एकजुट होकर बचाव और राहत कार्य में लगी हुई है। राज्य में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात हैं। नेपाल में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 30 लोग अब भी लापता हैं। काठमांडू की ओर जाने वाले सभी प्रमुख मार्ग बंद हैं, जिससे हजारों यात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल की ओर से कोसी और गंडक बैराज में 10.5 लाख क्यूसेक पानी आया है। नेपाल प्रभाग में पानी के दबाव को देखते हुए कोसी बैराज के 56 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे कोसी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। कई राजमार्ग और सड़कें बाधित हुई, सैकड़ों मकान और पुल ध्वस्त हो गए। बाढ़ की तबाही का संकेत मिलने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिका की वाणिज्य सचिव जीना रायमुंडो ने वॉशिंगटन डीसी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में यूएस इंडिया सीईओ फोरम और यूएस इंडिया कमर्शियल डायलॉग पहल पर चर्चा हुई। इन पहलों का उद्देश्य भारत अमेरिकी व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। इस दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के तहत अब तक की प्रगति की भी सराहना की और IPEF समझौतों के क्रियान्वयन करने की दिशा में साझा प्रतिबद्धता दोहराई। इधर इजराइल ने लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में हिजबुल्लाह पर सीमित छापे के साथ ग्राउंड ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो की शुरुआत की, जिसके बाद लेबनान ने पिछले 24 घंटों में हुए हमलों में 95 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है।
वहीं बारिश से 3 दिन बाधित रहा कानपुर टेस्ट रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। भारत बांग्लादेश के बीच कानपुर टेस्ट का आज आखिरी दिन है। अंतिम दिन भारत की नजरें बांग्लादेश की पारी जल्द समेटने पर रहेगी। बांग्लादेश की पहली पारी में बनाए 233 रन के जवाब में भारत ने 9 विकेट पर 285 रन बनाकर पारी घोषित की। इससे पहले भारत ने चौथे दिन पहली पारी में 52 रनों की बढ़त हासिल की और दूसरी पारी में बांग्लादेश के 26 रन पर 2 विकेट गिरा दिए। दूसरी पारी में बांग्लादेश की खराब शुरुआत रही। बांग्लादेश की टीम फिलहाल 26 रन पीछे है। भारत बांग्लादेश के बीच जारी कानपुर टेस्ट के आज अंतिम दिन बांग्लादेश की कोशिश ड्रॉ के लिए खेलने की रहेगी। और इसके साथ ही हमारे विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।